नमस्कार, करियर सेपर पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। 25 प्रश्नों का यह सेट केंद्रीय बजट 2021-22 पर आधारित है। बजट दस्तावेज में प्रश्न बीपीएससी व अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इस सेट के प्रश्नों का व्याख्या सहित हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यूनियन बजट 2021-22 का आकार है लाख करोड़ रुपये में। ऑप्शन देखें 33.83, 34.83, 35.83 और 40.83। तो इसका आंसर बी होगा 34.83, यानी 34,83,000 करोड़ रुपये का बजट का साइज है केंद्रीय बजट का, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लाया गया है। 2 नंबर देखें। पहली बार टैबलेट से पढ़ा गया पेपरलेस बजट है। तो ये भी एक जीके बन चुका है और इसी बार की बात है। ये 2021-22 यूनियन बजट टैबलेट से पढ़ा गया और ये पूरी तरह से पेपरलेस था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये इस तरह से इसको पढ़ा गया टैबलेट पर। 3 नंबर देखें। इनमें से कौन दीपम विभाग के सचिव हैं? दीपम विभाग, ये नाम सुनने में अच्छा लगता है, इससे प्रश्न भी बनेगा अवश्य। तो दीपम का क्या अर्थ होता है? DIPAM ऐसा है। तो DI से हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, एंड P से पब्लिक, A से एसेट, M से मैनेजमेंट, यानी डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट दीपम हुआ, एक्रोनिम दीपम हुआ। तो इस विभाग के सचिव कौन है? ऑप्शन देखें। तुहिनकांत पांडे, तरुण बजाज, अजय भूषण पांडे, TV सोमनाथ। तो अब देखें, इसका आंसर ए होगा तुहिनकांत पांडे। आंसर कर लेते हैं, ए होगा आंसर। और ये जो बी में है तरुण बजाज, ये आर्थिक मामले के सचिव हैं। और अजय भूषण पांडे वित्त एवं राजस्व सचिव हैं। और TV सोमनाथ व्यय सचिव हैं। ये सभी वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव हैं। और वर्तमान बजट में इन लोगों का अहम योगदान रहा, इन सचिवों का। 4 नंबर देखें। बजट सेक्शन रिपोर्ट करता है। जो बजट का जो ये है सेक्शन है, मतलब वहाँ पर वित्त मंत्रालय में, तो वो किसको रिपोर्ट करता है? ऑप्शन देखें। वित्त मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले के सचिव, व्यय सचिव। तो इसका आंसर सी होगा, आर्थिक मामले के सचिव। कौन है ये आर्थिक मामले के सचिव? तरुण बजाज। 5 नंबर देखें। बजट भाषण किसके सुपरविजन में तैयार किया जाता है? वित्त मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त एवं राजस्व सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव। तो इसका आंसर भी यही होगा, आर्थिक मामलों के सचिव, यानी तरुण बजाज साहब। एक्चुअली सेक्शन विभाग, ये बजट सेक्शन जो है वो जिसको रिपोर्ट करता है, यानी आर्थिक मामलों के सचिव को, उसके ऑफिस को, तो ऐसा माना जाता है कि बजट भाषण इन्हीं के देखरेख में तैयार किया गया है। 6 नंबर देखें। राजकोषीय घाटा का आकलन कुल व्यय में किसे घटाकर किया जाता है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। तो इसका एक आकलन करने का फार्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि कुल व्यय में, रिवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियाँ, और लोन रिकवरी, और अदर रिसिप्ट्स,
इन तीनों को जोड़ देंगे और टोटल एक्सपेंडिचर में घटा देंगे तो फिस्कल डेफिसिट हासिल हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हासिल हो जाएगा। तो देखिए उस तरह का ऑप्शन कौन सा है, ये सी नंबर है, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। इन तीनों के समेशन को जब टोटल एक्सपेंडिचर में ये कर देंगे, घटा देंगे, तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो सी हुआ आंसर इसका। 7 नंबर देखें, प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, ये कैसे निकलता है? तो ये निकलेगा रिवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट इन एड। तो देखें इसमें कौन सा होगा, ये ऑप्शन राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान, यही होना चाहिए आंसर। दूसरा देखें, राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्तियां के सृजन हेतु सहायता अनुदान, ये राजकोषीय घाटा लिखा गया, ये गलत हुआ। सी नंबर देखें, राजस्व खाते पर व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये तो रिवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन है। डी नंबर देखें, पूंजी खाते पर व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, इससे कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा यही ए नंबर, प्रभावी राजस्व घाटा रिवेन्यू डेफिसिट माइनस पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु ग्रांट इन एड, ये है इसका फॉर्मूला। 8 नंबर देखें, सर्वाधिक पैसा आता है। बजट में 2 मत दिखाया जाता है, सर्वाधिक पैसा मतलब कि मनी कम्स फ्रॉम, मनी गोज टू, ऐसा करके दिखाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि किस मद में पैसा अधिक आता है और किस मद में पैसा अधिक जाता है, या कितना कितना जाता है, इस बात का पता चलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखें, सर्वाधिक पैसा आता है, कहाँ से आता है? तो ऑप्शन देखें, उधार और अन्य देयताएं, उत्पाद और सेवा कर, आयकर, निगम कर। तो ये ए नंबर ही इसका आंसर होगा, उधार और अन्य देयताएं होगा इसका आंसर। सर्वाधिक पैसा इसी से आता है जो बजट में दिखाया जाता है। अब देखें, अगर 100 पैसा मान लें आप टोटल, कि टोटल 100 पैसा आया, तो उसमें से ये उधार और अन्य देयताएं 36 पैसा, और उत्पाद और सेवा कर 15 पैसा, आयकर 14 पैसा, निगम कर 13 पैसा है। तो इस तरह से सीरियली ही इसको सेट किया गया है। और इसके अलावे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसा, कर भिन्न राजस्व से 6 पैसा, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 5 पैसा तथा सीमा शुल्क से 3 पैसा आता है। तो सर्वाधिक पैसा आता है इसी से, ए नंबर ऑप्शन से। 9 नंबर देखें, सर्वाधिक पैसा जाता है, तो सबसे अधिक किधर जाता है पैसा? ऑप्शन देखें, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ब्याज भुगतान, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, वित्त आयोग और अन्य अंतरण। तो ये ब्याज भुगतान जो है, इस मद में सबसे अधिक पैसा जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखें, ये जो कितना पैसा जाता है ब्याज भुगतान में, अगर 100 पैसा माने टोटल, तो 20 पैसा इसमें जाता है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसमें 16 पैसा जाता है। फिर ये वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 13 पैसा जाता है, सॉरी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 13 पैसा जाता है, और ये वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10 पैसा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और कई मद हैं, जैसे अन्य व्यय, उसमें 10 पैसा जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9 पैसा जाता है। आर्थिक सहायता में 9 पैसा,
रक्षा में 8 पैसा, पेंशन में 5 पैसा। तो इस तरह समझ गए, इसका आंसर बी हुआ, भुगतान, ब्याज भुगतान। 10 नंबर देखें, वर्ष 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संख्या थी, ये भी बजट में बताया गया है। तो कितना था टोटल? PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बोलते हैं। तो ये था 348, ऑप्शन ये सब है। तो आंसर इसका 348 होगा, बी होगा। ये सब याद रख लीजिएगा। 11 नंबर देखें, फरवरी 1, 2021 तक रत्न श्रेणी की सार्वजनिक क्षेत्र की परिस्थिति कंपनियों की कुल संख्या है। आप देखें, ये रत्ना कैटेगरी होता है PSU में, तो वैसा उसका भी कैटेगरी है, महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है। तो तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल हो जाएगा 98। इसका आंसर डी होगा। अब 98 कैसे कैसे होगा? महारत्न 10 PSU है, नवरत्न 14 PSU है और मिनी रत्न में 74 PSU है। इस तरह से टोटल 98 हुआ। 12 नंबर देखें, दीपम विभाग किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? अब ये भी चर्चा हुई थी। दीपम, डिसइन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, ये किस मंत्रालय के अधीन है? वित्त मंत्रालय के अधीन है। आंसर इसका सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अब देखिए, इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 14, 2016 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लीजिए कि यहाँ तक पहुँचा कैसे दीपम तक। तो दिसंबर 10, 1999 में विनिवेश विभाग की स्थापना एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई थी। उसके बाद फिर इसी विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय 2001 में बनाया गया और यह एक स्वतंत्र मंत्रालय था। ये वाजपेयी गवर्नमेंट में स्थापित किया गया था। अरुण शौरी विनिवेश मंत्री थे और ये मंत्रालय जो है, विनिवेश मंत्रालय 27 मई 2004 तक एग्जिस्ट किया, यानी अस्तित्व में रहा। उसके बाद ये विभाग आया है दीपम विभाग, जो 14 अप्रैल 2016 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रखा गया है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट हो गया इस मामले में। तो 17 नंबर देखें, वित्तीय वर्ष 2020-21 में विनिवेश लक्ष्य हासिल हुआ। कितना लक्ष्य हासिल हुआ 2020-21 में? ये जो साल है 2020-21 लॉकडाउन का ईयर रहा कोविड-19 में, तो ऑटोमेटिक है कि ये बहुत कम हासिल हुआ होगा। तो देखें, 50% से ऊपर, 100% से अधिक 9.28%, 19.28%। तो आंसर इसका सी होगा, 9.28%। और देखें, अब थोड़ा सा इसमें ये ले लीजिए, एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। अब देखें, ऑप्शन ए जो है 50% से ऊपर, तो इस बार के बजट में इस तरह का डेटा दिया गया। 1997-98 से लेकर 2020-21 तक विनिवेश लक्ष्य के बारे में डेटा परोसा गया। तो ए नंबर ऑप्शन देखें, 50% से ऊपर लक्ष्य भी हासिल करने वाले साल हुए, ऐसा 6 बार हुआ। 2004-05 में 69.12% लक्ष्य हासिल हुआ। 2009-10 में 94.21% लक्ष्य हासिल हुआ। 2010-11 में 56.91%, 2012-13 में 79.86%, 2015-16 में 56% और 2016-17 में 81.85% लक्ष्य हासिल हुआ। ये 50% से ऊपर के कैटेगरी में ऐसा हुआ 6 बार। बी नंबर देखें, 100% से अधिक, ऐसा भी 4 बार हुआ। ये 1998 टू 1999 में 107.42% हासिल हुआ लक्ष्य।
विनिवेश का लक्ष्य। फिर 2003-04 में 107.22% हासिल हुआ। 2017-18 में 100% हासिल हुआ। 2018-19 में 106.21% विनिवेश लक्ष्य हासिल हुआ। और ये जो अभी आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में सबसे कम विनिवेश लक्ष्य यही हासिल हुआ 9.28%, जबकि इसका लक्ष्य था कितना 2.1 लाख करोड़ का, हासिल कितना हुआ 19,499 करोड़। इसके अतिरिक्त 2005-06 से 2008-09 लगातार 4 बार ऐसा हुआ कि कोई लक्ष्य नहीं रखा गया, फिर भी 2 में हासिल हुआ। जैसे 2005-06 में 1570 करोड़ हासिल हुआ, 2007-08 में 4181 करोड़ हासिल हुआ। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने सुना, ये जरूरी भी है। 14 नंबर देखें, वर्ष 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत का स्थान था। तो कितना स्थान था भारत का, 48 पोजीशन था। बी होगा इसका आंसर। ये जो ए नंबर ऑप्शन है 81वां, ये 2015 में था ऐसा। 15 नंबर देखें, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 अंकटाड इसी के द्वारा पेश किया जाता है। उसके अनुसार वर्ष 2019 में FDI प्राप्त करने वाले देशों में भारत का स्थान था। FDI क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कितना स्थान था इसका भारत का, तो ये देखें 12वां, 10वां, 9वां, 8वां। तो इसका आंसर सी होगा 9वां। और ए नंबर ऑप्शन देखें 12वां स्थान, ये 2018 में था भारत का स्थान। 16 नंबर देखें, सेवा क्षेत्र में किस वित्तीय वर्ष में नेगेटिव ग्रोथ प्राप्त हुआ। ऑप्शन देखें 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। तो हाँ, तो ऑब्वियस आंसर इसका होगा डी। 16 का डी हो जाएगा। 2020-21 निगेटिव ग्रोथ इसी में हासिल हुआ था। अब देखें ये जो 2017-18 है, इसमें 6.9% हासिल हुआ सेवा क्षेत्र में ग्रोथ। बी नंबर 2018 से 19 में 7.7%, 2019-20 में 5.5%, लेकिन 2020-21 में -8.8% ग्रोथ हासिल हुआ, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ। सत्रह नंबर देखे, वर्ष 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। विश्व फार्मा निर्यात, तो इसमें कितनी हिस्सेदारी थी भारत की, 1.4%, 2.6%, 3.4%, 4%। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.6%। और ये इसकी व्याख्या भी थोड़ी कर ली जाए तो ये जो 1.4% है, ए नंबर ऑप्शन, ये 2010 में ऐसा हुआ था। और अक्टूबर 2019 में इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट कितना हुआ था, $9.4 बिलियन। लेकिन एक साल बाद अप्रैल से अक्टूबर 2020 में $11.1 बिलियन हुआ एक्सपोर्ट। और ये जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है, अगर अमाउंट वाइज देखेंगे तो वर्ल्ड नंबर 3 है, अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो वर्ल्ड नंबर 14 है।
और अमाउंट वाइज में सबसे अधिक एक नंबर पर चाइना का स्थान है, दूसरे नंबर पर इटली का, तीसरे नंबर पर इंडिया का। और ग्लोबल फार्मा मार्केट 2023 तक हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ डॉलर, इससे भी अधिक। 18 नंबर देखिए, जेनेरिक दवाओं में अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र बन गया है। ये वेल नोन है, ये भारत होगा इसका आंसर, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता और कुशल कर्मचारी यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जेनेरिक मेडिसिन में भारत मास्टर है इसके मैन्युफैक्चरिंग में। 19 नंबर देखें, विश्व का टीका मांग भारत पूरा करता है। वैक्सीन का जो डिमांड है वर्ल्ड में, उसमें भारत कितना पूरा करता है? तो भारत इसमें 60% पूरा करता है। बी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, भारतीय फार्मा उद्योग 65 अरब डॉलर मूल्य का हो जाएगा। ये कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन देखें 22, 23, 24, 30। तो ये हो जाएगा आपको 2024 तक में 65 अरब डॉलर मूल्य का हो जाएगा इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। आंसर इसका सी होगा। और ये करंट में जो इसका वैल्यू है 2021-22 में 41 बिलियन डॉलर है। 2024 में ये 65 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। 2030 में ये 120 से 130 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये इन सभी बातों की चर्चा बजट में हुई है। 21 नंबर देखें, दवा के क्षेत्र में दुनिया का शुद्ध निर्यातक शीर्ष देश है। शुद्ध निर्यातक क्या हुआ? शुद्ध निर्यात का मतलब होता है कुल निर्यात माइनस कुल आयात। तो इस लिहाज से शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सबसे ऊपर यही है। अब देखें, ये जो इटली है, इसका शुद्ध निर्यात कितना होता है? 7.5 बिलियन डॉलर। भारत का होता है 13.7 बिलियन डॉलर। और जर्मनी का होता है 26 बिलियन डॉलर, जबकि स्विट्जरलैंड का है 26.5 बिलियन डॉलर। और अगर शीर्ष 10 देश देखेंगे इसमें शुद्ध निर्यात करने वाले, तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, स्वीडन और बेल्जियम है। इसमें आयरलैंड का 13.6 बिलियन डॉलर है, डेनमार्क का 12.3 बिलियन डॉलर, फ्रांस का 10.8 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड का 9.7 बिलियन डॉलर और स्वीडन का 5.3 बिलियन डॉलर, बेल्जियम का 4.9 बिलियन डॉलर। इतना ये होता है निर्यात यहाँ से। तो आंसर इसका डी हुआ। 22 देखें, भारत में शीर्ष 10 निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में दूसरी सबसे बड़ी है। मान लीजिए भारत में टॉप 10 ऐसा गुड्स है जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है बड़ी मात्रा में, तो उसमें से सेकंड पोजीशन पर कौन सा गुड्स है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, दवा है, मेडिसिन। तेईस देखें, विश्व में एड्स के लिए दवा बनाने में भारत की हिस्सेदारी है। ये बहुत गौरव की बात है कि इसका आंसर डी होगा। 80% भारत विश्व में ऐसा हिस्सेदारी रखता है। 100 में 80% भारत ही बना देता है। 24 देखिए, यूनियन बजट 2021-22 इन स्तंभों पर पेश किया गया है।
कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल आंकड़े से हट के बजट के नेचर के बारे में, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है। कौन सा मतलब कि किसको आधार बनाया है इस बार के बजट को पेश करने में, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या रखा, किस बात पर फोकस किया गया। तो ऑप्शन देखें, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। तो ये चारों आंसर सही है। इसके अलावे भी दो और स्तंभ है, स्वास्थ्य एवं कल्याण, नवाचार एवं R&D। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, चारों सही है। पच्चीस नंबर देखें, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले गए हैं HWCs, ये कब से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2018 से। इस प्रकार ये सेट व्याख्या सहित संपन्न हुआ। नेक्स्ट टाइम और हम इस पर लेके आएंगे, अभी ये अधूरा ही है, अभी और इसमें प्रश्न बनेंगे बजट पर, तो उसको भी मैं लेके आऊँगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।